गुण संधि पढ़ी थी हमने, है ना? आ जाओ। कल हमने गुण संधि पर बात की थी और आज बात कर लेते हैं टेस्ट ले लें इसका, गुण संधि का। गुण संधि का टेस्ट ले लेते हैं पहले, ठीक है? चलिए अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ। आपका पेपर बना लिया है मैंने। 5 जनवरी को आपका टेस्ट होगा। उसमें पूरी स्वर संधि के प्रश्न आएंगे। पूरी स्वर यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि। और आज 1 तारीख है, 2 और 3 और 4 अभी 2 दिन बाकी है और मुझे पक्का यकीन है कि मैं वो सारी संधि पढ़ा लूंगा, ठीक? तो मैं हूं ना, वापस क्वेश्चन डिलीट करके नहीं डाल दूंगा, अभी तो टाइम है ना। अब उसमें 10 प्रश्न तो आपके आएंगे वर्ण विचार के। कितने? वर्ण विचार के। और 10 प्रश्न आएंगे आपके संधि के। नहीं 20 है। नहीं, मुझे जो शेड्यूल दिखाया गया अभी उसमें 20 प्रश्न दिए। कोई बात नहीं, अगर 15 होंगे तो 15 ले लेंगे, ठीक है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 15 या 20। आप तो 20 के हिसाब से तैयार है, प्रिपेयर है एकदम, ठीक है ना? हाँ, तो कुछ टेस्ट जो मैं यहाँ लेता हूँ क्वेश्चन वो आते हैं आपके, रिपीट भी होते हैं। तो मैं अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से भी शायद कोई क्वेश्चन आ भी जाए परीक्षा में, ठीक है? चलिए अपने कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ और गुण संधि का पहले टेस्ट ले लेते हैं। देख आपने यस, ऑनलाइन वालों सबको भी, आप सभी को भी अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। भाई अभिषेक, आपका मैसेज मिल गया है, नया साल का राम राम। बिल्कुल तैयारी करते रहे आप लोग। और ये मैंने सवाल दिया है, अंकेक्षण, वर्षाधन ऋतु, पुरुष धन ऋषभ, मुखोपाध्याय, अंत्योदय, महण, अधमण और गंगोदक। क्या हो गया? विद्याधर पांडे, ओ एक मिनट रुक जाओ, लिखो मत छोरे। देखिए 2 प्रकार की अर्थी होती है हमारे, पहले वो समझ ले लेते हैं, ठीक है? मुझे बताओ विद्यार्थी में कौन सा अर्थी नजर आता है, पहले ये बताओ। ये सेकंड पार्ट है ना, ये ठीक है। इस अर्थी का मतलब क्या और इस अर्थी का मतलब, पहले इस अर्थी का मतलब समझ लीजिए। ये वो है जो हमें इस दुनिया से बाहर ले जाती है, अर्थात शवशैया, वैकुंठी कहा जाता है। और आपने कभी देखा होगा मरघट की तरफ जाते हैं, श्मशान की तरफ जाते हैं, तो एक डायलॉग बोला जाता है, राम नाम, वो इस पर विराजमान होकर के जाते हम कंधे पर लेकर के, है ना? वो अर्थी कहलाती। इस अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। इस अर्थी का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करने वाला।
जो शिक्षा को ग्रहण करे शिक्षार्थी, जो विद्या को ग्रहण करे विद्यार्थी। बात समझ में आ गई? तो अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, ठीक है ना। ये अर्थी कहां काम आती है? हाँ हाँ, ले जाने में। घर से चले शहर को, घर से चले शहर को, मन में कुछ अरमान थे। आगे की लाइन कहूं या फिर चलो आगे? घर से चले शहर को, मन में कुछ अरमान थे, जब चारों तरफ देखा तो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थे। घर से चले शहर को, मन में कुछ अरमान थे, जब चारों तरफ देखा तो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थे। जाते जाते हड्डी से ठोकर लगी, जाते जाते खड्डी से ठोकर लगी, हड्डी के बयान थे कि मुसाफिर जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। ये वो अर्थी, ये वो अर्थी, ये ध्यान रखना। चलो करो सरल। अच्छा हुआ इन्होंने अर्थी पूछा तो एक आपको कुछ सुनने मिल गया। हाँ, ऐसे पूछते रहो तो ठीक है सर। हर हर महादेव। ओके, चलिए अभी तो राम राम हो चुके हैं, सब जुड़ चुके हैं। फटाफट इन प्रश्नों के उत्तर सरल करिए, देखते हैं देख कौन सही कर रहा है। शॉर्ट में ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मेरे ख्याल से सबने कर ही लिए होंगे। कुशाल सैनी जी पूछ रहे हैं सर अतिशयोक्ति। चलो भैया एक प्रश्न और दे देते हैं। अतिशयोक्ति, चलो बहुत अच्छा प्रश्न किया कुशाल जी, ऑनलाइन आप जुड़े हुए हो, और इसका भी हम पोस्टमार्टम कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद। कर लिया सभी ने सरल? शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है। करूं मैं सॉल्व? वेरी गुड। शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास है। अजय चलिए बताएं, कॉपी दिखाओ। शाबाश, ओके चलिए मैं सरल करूं इसे। ओके, पहला शब्द क्या है हमारा? अंकेक्षण। पढ़ा के गया हूं, ठीक है ना। इसका मतलब है ऑडिट करना, चेक करना लेखा को, है ना, लेखा शाखा से संबंधित है। तो यहाँ मूल जो ध्वनि है वो हमारे क्या है? अंक। और इधर आ जाएगा ईक्षण। ईक्षण में ई कैसा? बड़ी मात्रा वाला। ये किस किस ने लिखा? हाथ खड़ा करे। शाबाश, नए वर्ष पर पहला प्रश्न आपका सही हुआ है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अगला शब्द है वर्षा धन ऋतु, ये बनेगा वर्षा ऋतु। किस किस ने लिखा? हाथ खड़ा करे। गलत, बताएंगे, ठीक है। पुरुष धन ऋषभ, ऐसा किस किस ने लिखा?
इतने स कहां से आएंगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ हाथ खड़े कर रही हूँ। तो फिर मैं जो कह रहा हूं वो अब शब्द देखो, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। ये किस किसने लिखा है? सही है, चलो। अच्छा, मीनिंग, इसका अर्थ जानते हैं क्या? नहीं जानते, पर सही कर दिया है। चलो इसको भी समझाएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद, याद दिलाना मुझे। ओके, अगला शब्द क्या है? मुखोपाध्याय। देखो ये शब्द आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें यह है मुख और ये उपाध्याय, उपाध्याय और उ दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा? ओ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, उपाध्याय में भी संधि विच्छेद होता है, उपधन अध्याय। और आपको पता होना चाहिए और अ मिलके क्या बनेगा? आ। अब देखना, यहां हमारी संधि हो रही है गुण, यहां हमारी संधि हो रही है दीर्घ, और ये संधि मैंने पढ़ाई नहीं है। अब थोड़ी दिन बाद, यानी कल नहीं, कल तक शायद हम इस पर पहुंच जाएंगे। और ये है अधिधन आय, और ये यण संधि है। समय से पहले आ गया ये पार्ट, तो मैं थोड़ा समझा लेता हूं। अधिधन आय से तो यहां संधि कौन सी हो रही है? यण, ठीक है। कितनी संधि हो गई इसके अंदर? 3, यानी कि ये 3 संधि से बना हुआ है। एक गुण है, एक दीर्घ है और एक यण है। लेकिन सबसे पहला परिणाम हमें क्या मिल रहा? देखो, ओ। तो इसलिए इसका संधि विच्छेद हम करेंगे मुख धन उपाध्याय, और ये संधि सही होगी। किस किसने लिखा है? सही है, शाबाश। अगला देखिए क्या आ रहा? अंत्योदय। यह आ जाएगा अंत्य धन उदय, अ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ। किस किसने लिखा है? सही है, ओके। मैंने आपको कहा जब भी मह शब्द आए तो क्या लिखना है? महाधन ऋण, ये आएगा महाधन ऋण। देखिए 3 प्रकार के शब्द हैं, अच्छी तरीके से समझ लेना, संधि में नहीं आएंगे, एक वाक्यांश में पूछे जाएंगे। ये है अधमर्ण, ये उत्तमर्ण और ये महर्ण। तीनों के तीनों गुण संधि के ही उदाहरण है, ठीक है। लेकिन मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तमर्ण की। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो उत्तम धन ऋण, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद करें तो अधम धन ऋण, और इसका संधि विच्छेद करें तो महाधन ऋण। देखिए ये सारा खेल है उधार देना और उधार लेना। जब कोई व्यक्ति किसी को पैसे उधार देता और वो व्यक्ति समय पर पैसे चुका देता है, वो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, वो उत्तमर्ण है। और जो पैसा लेता है और उसके बाद वापस दोबारा कभी शकल नहीं दिखाता, पैसे देने की बात तो दूर हो गई, शकल तक नहीं दिखाता है, आप यूं समझ लीजिए कि उसने पैसा तो लिया लेकिन पैसा समय पर चुकाया ही नहीं, ऐसा व्यक्ति अधम और नीच प्रकृति का माना जाता है। तो ऐसे को कहा जाता है अधमर्ण। तो परीक्षा में पूछेंगे कि वह व्यक्ति, हाँ देख ले तू उसको आराम से, पैसे लिए तेरे से नहीं, पीछे इन्होंने बड़ी गहराई से देख रहा है, अरे अधमर्ण इधर देख, नया शब्द सीखने मिला, प्रयोग कर रहा है वापस। चलो अच्छी बात। अधमर्ण का मतलब वह व्यक्ति जो उधार पैसे ले जाए लेकिन समय पे पैसे चुकाए नहीं, वो अधमर्ण। वह व्यक्ति जो उधार पैसे ले जाए समय पे चुका दे, वो उत्तम प्रकृति का। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो ये सोचे बगैर कि मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, वो पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, ऐसा वो महानता का कार्य करता है, वो व्यक्ति होता है महर्ण। महाधन ऋण से क्या बनेगा? महर्ण, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के ऋण बता रखे हैं इसमें। अगला देखिए, इसमें भी अधम धन ऋण हो जाएगा, ये अधम प्लस ऋण, ठीक है। ये सभी ने कर ही लिया। गंगोदक, यहां आ जाएगा गंगा। जिसने बिंदी नहीं लगाई वो बिंदी लगाए, मैंने कॉपी चेक की है। किसी ने, अरे किसी ने बिंदी नहीं लगाई है, मेरी भावना जो पहुंचनी है वो वहां तक पहुंच जाएगी। गंगा और इधर आ जाएगा उदक, इसका मतलब होता है गंगा का जल। उदक का मीनिंग होता है जल। गंगा नदी का जल क्या कहलाता है? गंगोदक। आ और ऊ मिलके क्या बना रहा है? ओ। अगला है ये ऑनलाइन हमारे कुशाल सैनी जी, उन्होंने सवाल किया था कि अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए उन्होंने तो खाली इसका अर्थ पूछा था, लेकिन मैं इसका संधि विच्छेद करके भी बता रहा हूं। एक शब्द है अतिशय,
और इधर इसमें निकलेगा उक्ति, अ और उ मिलके क्या बनेगा, अति, ओ बनेगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी समझने, और ये आपको कहां पूछा जाएगा, ये शब्द शुद्धि में, और ये ऐसे मिलेगा आपको, अतिशयोक्ति। ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में इस तरीके का शब्द मिलेगा, परंतु वो अशुद्ध है, अतिशयोक्ति नहीं होता, सही शब्द होता है अतिशय। ये आएगा अतिशय और इधर आएगा उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बहुत, उक्ति का अर्थ होता है कथन या बातें, अर्थात किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके कहा जाए वो अतिशयोक्ति कहलाता है। जैसे वेस्ट इंडीज का कोई है काला कड़ूटा और उसे आप कह दो, हाँ नाम बता दिया, अच्छी बात है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को नाम जान रहे हो, अच्छी बात है, बाकी बहुत सारे हैं। कोई वेस्ट इंडीज का है और काला कलूटा और आप उसको यू कहते हो बिल्कुल ऐश्वर्या लाए रग रही हो, तो ये अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है। आपने एक प्रोडक्ट देखा होगा, टीवी में आता है वो फेयर एंड लवली ऐसा कुछ, हाँ है ना, 7 दिन में निखार लाए, है ना, और लड़कियां तो विशेष जानती होगी। अच्छा, अगर वास्तव में उसको लगाने से निखार आता तो सबसे ज्यादा उस क्रीम का इस्तेमाल प्रयोग कौन खरीदते, वेस्ट इंडीज वाले। 7 दिन क्या, वो तो उसी में पड़े रहते फिर, है ना, परंतु ऐसा होता नहीं है। अतिशयोक्ति बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, हमारे हिंदी में एक अलंकार भी है, हिंदी में एक अलंकार है, और मुझे अच्छी तरीके से याद है वो पंक्ति अलंकार में, उसका उदाहरण है, सटीक उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई और गए निशाचर भाग। अब इसका मीनिंग समझिए कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और निशाचर भाग गए और लंका जल गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहले पूंछ में आग लगने दो, लंका जलने दो, फिर निशाचरों को मरने दो, तो बात समझ में आती है। साउथ की जो मूवी होती है ना, वो ट्रेन में बैठा हुआ, कोई हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ तीर छोड़ भी देगा या बंदूक से गोली छोड़ देगा, वो घूमती 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 किसी पिलर को टकराएगी, फिर इधर जाएगी और फिर उधर जाएगी। कितना मतलब टारगेटेड, मतलब है ना, बिल्कुल एकदम, हाँ इसी को किया और इसी को निशाना लगना चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या? और केवल बाहें फोल्ड की 10 आदमी मर जाएंगे, इतना मतलब अतिशयोक्ति, बात को बड़ा चढ़ा करके कहना वो अतिशयोक्ति कहलाता है। और कई जगह पे मिलेगा आपको। सही आंसर है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नहीं होता। क्लियर? चलिए अब इसको समझना जरूरी है। ये आपके आएगा, ये आरपीएससी आरएस में आया हुआ प्रश्न है और टेस्ट में कई बार पूछा भी गया है। इसको समझ लेना कि ये बना कैसे। देखिए ये है वर्षा, गलती क्या की है आपने वो बता रहा हूं मैं, ये है ऋतु। चलिए पहले लिख लेते हैं ये वर्षा। ये जो वर्षा लिखा है ये समझ में आ गया? ये जो र है वो ये, और ये श में कौन है, आ। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए इधर है री और इधर है तू। अब नियमानुसार चलें, स्वर कहां मिल रहे हैं, स्वर यहां मिल रहे हैं, ये दोनों मैंने पढ़ाया। अ और आ के बाद कौन आए, री, दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा, अर। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना, अर। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये श कैसा है, आधा स्वर रहित है, अब अ इसमें जुड़ेगा, सॉरी, तो ये श बनेगा, अ खत्म, ये पूरा खत्म, बचा कौन, र। इस र को यहां लिखा जाएगा, बचा कौन, व, ये बचा, और इधर क्या बचा, तो इस र को इसके ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, वर्ष तु, ये बनेगा। और मैं दावे के साथ कहूं ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां आपको ऑप्शन पहला ऐसे ही मिलेगा और चौथा ऑप्शन तक तो हमें इंतजार नहीं रहेगा, हम तो सीधा ठोको यहीं पे। पर ध्यान रखना वर्ष ऋतु सही है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करें इस पर, पुरुष ऋषभ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये शब्द आपने बहुत कम सुना, और एक और शब्द पढ़ा ही लेता हूं, चलो हर बैच में पढ़ाता हूं, आपको भी पढ़ा लेते हैं। ये परंपरागत है, ये मानक है, सुंदोप सुंद। किस किसने सुना ये सुंदोप सुंद? अब देखिए इस शब्द का मीनिंग भी हमें नहीं पता, लेकिन संधि विच्छेद कर रहे हैं तो कुछ अंदाजे से करेंगे। ये है सुंद और ये उपसुंद। क्या है, सुंद और उपसुंद, ये स है उपसुंद, ठीक है। और हमारे यहाँ पर एक न्याय प्रणाली चलती है और वो है सुंदो उपसुंद न्याय। देखो
थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि आपने एक बात तो सुनी होगी, फूट डालो राज करो। ये अंग्रेजों की नीति रही है और अंग्रेजों ने ये नीति हमसे ही सीखी और हमने यहां से दी है। ये संस्कृत का एक वृत्तांत है, सुंदोपसुंद न्याय। आखिर इसमें ऐसा क्या है? उन्होंने शास्त्र पढ़े तभी उन्होंने ये चीज सीखी यहां से। देखो, दो राक्षस थे, सुंद और उपसुंद। ये जैसे हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष थे, वैसे ये राक्षस हैं एक दो, सुंद और उपसुंद। इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और इन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? वरदान। और आपको पता है जब भी वरदान मांगते हैं तो ये दुराचारी अत्याचारी राक्षस एक ही वरदान मांगते, हम अजर अमर रहें, ऐसा वरदान देते। तो ब्रह्मा जी ने क्या, बेंडा, ये वरदान किसी को नहीं दिया जाता, कुछ और मांगो। तो बोले कि ऐसा फिर मर ही जाएंगे हम। तो उन्होंने कुछ ऐसा वरदान मांगा कि हम दुनिया में किसी से भी नहीं मरे, सिवाय हम दोनों को कोई आपस में नहीं मारे तब तक। भगवान ने कह दिया तथास्तु। उन्होंने कहा देख, तू मुझे मत मारना और मैं तुझे नहीं मारूंगा, दुनिया की कोई ताकत अपन दोनों को मार नहीं सकती, अपन को वरदान मिल गया, अपन एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे। अब दोनों मिल करके अत्याचार करने लगे क्योंकि ताकत मिल गई। ताकत मिलने के बाद वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। तो काफी समय हो गया, सब लोग जो थे देवी देवता सब परेशान होने लगे, बोले कि कैसा वरदान दे दिया, अब तो ये इनको मारा भी नहीं जा रहा, ये कमबख्त दोनों आपस में मर भी नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, टाइम आने दो, थोड़ा समय इनका पाप का घड़ा भरने दो, भी थोड़ा खाली है। जैसे ही वो पाप का बड़ा घड़ा जो है वो भरने के करीब होने आया और इन दोनों की जिंदगी में एक अंजलि आ गई। अब वो अंजलि कौन थी? देखिए, आपको मैं नई अप्सरा का नाम सुना, और उस उनकी जिंदगी में जो अंजलि आई उसका नाम था तिलोत्तमा। क्या नाम था? ये तिलोत्तमा एक अप्सरा थी, उस जमाने की बहुत सुंदर अप्सरा। तो तिलोत्तमा सबसे पहले किससे मिलती है? सुंद से। तो सुंद ने ऐसी अभिभूत छवि वाली अप्सरा पहली बार देखी तो सुंद दंग रह गया, बोले ये कौन है? स्वर्गलोक की कोई अप्सरा है। तो उसने, सुंद ने तिलोत्तमा से कहा विल यू मैरी मी? ओके। तिलोत्तमा ने कहा यस, आई एग्री विथ यू, ओके। तो सुंद आया किसके पास? उपसुंद के पास। अरे उपसुंद, उपसुंद, मैंने तेरे लिए भाभी ढूंढी है। बोले कहाँ है? कि तेरे को मिलाता हूं, चल। तो थोड़े टाइम बाद देखा कि जो तिलोत्तमा है वो इससे मिले, उससे पहले वापस किससे मिलती है? उपसुंद से। उपसुंद ने पहली बार ऐसी अप्सरा को देखा, उसने भी उससे सवाल कर दिया विल यू मैरी मी? और उसने कहा ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू। अब दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ सुंद एक तरफ उपसुंद। लेकिन सुंद को यह पता नहीं है कि तिलोत्तमा उपसुंद को भी चाहती है और उपसुंद को यह नहीं पता है कि तिलोत्तमा सुंद को भी चाहती है, और वो चाहती किसी को भी नहीं। ठीक है, दोनों में से किसी को ही नहीं चाहती थी। वो तो सब ब्रह्मा जी का चमत्कार था। अब क्या हुआ, जैसे अपने शादी पार्टी में रिसेप्शन होता नहीं होता, वहां वैसे जाते तो सुंद और उपसुंद दोनों गए, वहां कहीं काउंटर पे तिलोत्तमा प्लेट वर्ल्ड कप लेकर के गुलाब जामुन खा रही, तो सुंद ने उसको देख लिया। उससे कहा, देखा, मनी मन सोचा, अरे आज तो ये भाभी इसकी आई हुई है, आज तो मैं उपसुंद से मिला ही लूं। और फिर वो उपसुंद को बोलता, देख तेरी भाभी आई है। बोले वो रही सामने। बोले वो तो तेरी भाभी है वेंडा, ये इसको कहता है। क्या? बोले नहीं वो तो मेरी है। नहीं, बोलता नहीं मेरी है। आपस में क्या करने लग गए? झगड़ा। वो ये चीज भूल चुके थे कि हम अगर आपस में झगड़ेंगे तो मर जाएंगे। और उस सुंदरी को पाने के लिए उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। वो भूल चुके थे और दोनों का क्या हो जाता है? सर्वनाश, दोनों का विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने जो ये न्याय की पद्धति निकाली, और वो न्याय की पद्धति क्या है? सुंदो उपसुंद न्याय। इसका मतलब है फूट डालो राज करो। और वो फूट डालने का काम किसने किया? ब्रह्मा जी ने। किसके माध्यम से?
अंजलि कौन? तिलोत्तमा, ठीक है ना। तो सुंदोपसुंद न्याय एक शब्द आता है, ये गुण संधि से ही बना हुआ है। मैं बात कर रहा था पुरुष धन ऋषभ। देखिए इसका मतलब समझाता हूं। पुरुष धन ऋषभ, पुरुष तो आप सभी जानते हो। ये ऋषभ शब्द क्या है? देखो ऋषभ के अलग अलग अर्थ है। ऋषभ देव भगवान भी हुए, ठीक है। ऋषभ का मतलब बैल से, ऋषभ का मतलब क्या है? बैल, बैल को कहा जाता है ऋषभ। ऐसा व्यक्ति जो बैल की कदकाठी हो, बैल की तरह मजबूत हो, जिसको अपन कह सकते हो सांड। क्या कह सकते हो? हाँ, कोई व्यक्ति दुबला पतला पापड़ जैसी शक्ल वाला, फूंक मारो उड़ जाए, और कोई खली जैसा चले तो टाइल टूट जाए, ऐसा व्यक्ति। तो इस तरीके का व्यक्ति होता है, उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, देखो मानसिकता किसी की भी खराब हो सकती है। जनरली हमारा माइंड क्या सेट है कि लड़के बदमाश होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। लड़कियां का भी दिमाग कभी कभी फिरा हुआ रहता है। हाँ, कभी कभी, हमेशा नहीं। और मुझे वो याद आता है अच्छी तरीके से वो लम्हा, जो कि एक बार हम एक हॉस्टल को चेक करने गए थे। तो खैर उसका नाम तो नहीं लूंगा हॉस्टल का। तो हॉस्टल को देखने गए, तो इसमें क्या है कि जो सरकार के नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग उनको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। आपको जो रूम दिया जाता है उसके अंदर जो ओढ़ने और जो बिछाने के जो चादर वगैरह दिए जाते हैं, उच्च क्वालिटी के है या नहीं है, खाना उच्च क्वालिटी का है कि नहीं, साफ सफाई है या नहीं, जो मानक होते हैं उसके अनुसार वो चेक करने गए। चेक करने गए तो हमारा बहुत बढ़िया स्वागत हुआ, शानदार। जैसे हम छात्रावास में प्रवेश करते हैं तो मेरे सर ने कहा मुझे कि आप तो एक काम करिए कि इस कॉरिडोर के अंदर जितने भी रूम्स है उसके बाहर और इसके आसपास के एरिया को देखिए, मैं ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर लेता हूँ। तो मैं गया, कॉरिडोर में पांव ही रखा था और आगे एक बहुत बड़ा श्लोक लिखा हुआ था सुंदर शब्दों में। अभिभूत हो गया, ऐसा मंत्र मुग्ध करने वाला वाक्य लिखा हुआ था। उस वाक्य में क्या पंक्तियां थी वो बता रहा हूं कि आप हमारी जिंदगी में ऐसे आए जैसे हरे भरे खेतों में सांड घुस आए। अब आप सोचो, लड़कियों के हॉस्टल में भी ऐसे प्रेरक पंक्तियां लिखी रहती है, तब हाँ मोटिवेशन है। अब आप दूसरा कदम मैंने उधर बढ़ाया नहीं, मैंने कहा क्या पता और आगे क्या लिखा होगा। खैर चलिए, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। ये कौन सी संधि थी हमारी? गुण संधि के कुछ टेस्ट से संबंधित प्रश्न थे। अब जो संधि है हमारी वृद्धि, ओके। वृद्धि संधि का मतलब क्या है? मात्रा में गुणात्मक वृद्धि, ठीक है, ठीक है। ए की जगह क्या आएगा? आई, और ओ की जगह क्या? औ। चल, मात्रा में गुणात्मक वृद्धि होती है। कितने परिणाम मिल रहे हैं? दो। दो परिणाम मिल रहे हैं, यानी नियम कितने होंगे? दो। सेम गुण संधि वाली बात है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही प्रकार का स्वर मिलता है, अ और आ, दोनों में। तो यहां पहले नंबर की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में अ और आ, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा अ और आ, ओके। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो इधर मिलेगा ए या मिलेगा आई, दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? आई। और इधर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में ओ या फिर आओ, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? आओ। अब देखिए शब्दों को कि किस तरीके के शब्द बने हुए हैं। जैसे आई की मात्रा कब लगती है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे ये एक शब्द है हितैषी, क्या लिखा है ये? हितैषी। मात्रा कितनी है? दो। और ये है परमौजस्वी, ठीक है। कितनी मात्रा आ रही है? दो। यहां दो मात्रा आ रही है, ठीक है। जो विद्यालय में बच्चे रट के आए कि दो मात्रा मतलब वृद्धि संधि, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ बातें और हैं, वहां परीक्षा में वही पूछी जाती है, तो वहां आपको सजग रहना। सबसे पहले बात करें हितैषी, ये इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो देखिए इसका संधि विच्छेद, ये मूल ध्वनि है हित और ये है ऐशी। अब इस शब्द को सीखना जरूरी है, खूब जगह आने वाला, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐशी का अर्थ होता है चाहने वाला, ठीक है।
जो हमारा भला चाहता हो, हित यानी क्या होता है? भला। जो भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? हितैषी। चलिए ये बना कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है त में स्वर बोलो कौन है? अ। इधर कौन है? ए। इधर कौन है? शी। अ के बाद ए क्या बनेगा? आई। ये बन गया आई। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये त आधा है, इसमें जुड़ जाएगा आई की मात्रा, तो क्या बनेगा? तय। इसका मतलब दो मात्रा है, एक तो ये, एक ये स्वयं की। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। बचा कौन? ही। ये आ गया ही। और इधर कौन बचा? शी। तो हित धन एसी से क्या बना? हितैषी। बहुत गिने चुने उदाहरण है, परीक्षा में कमी आती है, ये संधि बहुत कम आती है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें परमोजस्वी। इसमें मूल जो ध्वनि है परम, और इधर शब्द है ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी। और क्या बन जाएगा? परमोजस्वी। लेकिन बना कैसे है ये थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि टेस्ट लूंगा तो वहां गलती करोगे आप। ये है म के अंदर स्वर बोलो अ। इधर कौन है? ओ। और ये जस्वी अलग लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अ के बाद ओ क्या बनाएगा? आओ। ये बन गया आओ। और ये दोनों का काम खत्म। अब म में ये मात्रा जोड़ोगे क्या बनेगा? मौ। ये काम खत्म, ये काम खत्म। बचा कौन? पर। ये आ गया पर। और इधर क्या आ गया? जस्वी। इसका अर्थ हुआ परम है जिसका ओजस्व, उसे क्या कहेंगे? परमोजस्वी। क्लियर है? अब हम सबसे पहले नंबर के उदाहरण को समझते हैं। इस संधि के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इन शब्दों को ही पकड़ना आपको। क्या मैं जो उदाहरण पढ़ाने वाला हूं, देखिए सबसे पहले हमने एक शब्द सीखा है एशी। इसका मतलब जब कोई शब्द दिखे और एशी की ध्वनि आवे तब हमें उसको टुकड़ा करने में एशी शब्द लिखना चाहिए। जैसे देखिए यह है धन, और इधर आ गया एशी, और ये बनेगा धनेशी। इसका अर्थ हुआ जो धन को चाहता हो। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। कोई व्यक्ति आपको भला चाहने वाला मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? हितैषी। हित चाहने वाला हितैषी, धन को चाहने वाला धनेशी। और इन दोनों को नहीं चाहे और सिर्फ किसी इसको ही चाहे, प्रिय कोई, तो प्रिय धनेशी क्या बनेगा? प्रियेशी। ये ध्यान रखना, प्रिय को चाहने वाला, ये एक वाक्यांश है। प्रिय को चाहने वाला क्या कहलाएगा? प्रेयसी। और कोई वित्त को प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा? वित्तेशी। कुछ भी नहीं है, बस ज्यादा शब्द को समझना है। वित्त धन एसी से क्या बनेगा? वित्तेशी। इसी तरीके से देखिए एक और शब्द है एव। जब भी एव की ध्वनि आवे, इसका मतलब, इस शब्द का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। एव का मतलब होता है ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। ठीक है, जैसे देखिए ये एक शब्द है वसुधा। क्या है? वसुधा। और इधर आ रहा है एव, और ये बनेगा वसुधैव। क्या बनेगा? वसुधैव। और आपने ये पढ़ा होगा वसुधैव कुटुंबकम। LIC का लोगो है, उसके नीचे कभी देखना लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या? वसुधा यानी पृथ्वी, एव का मतलब ही, कुटुंब यानी परिवार, अर्थात पृथ्वी ही हमारा परिवार है। एव का मतलब होता है ही। इसी प्रकार से देखिए ये एक शब्द है सदा, और इधर आ गया एव, और ये बनेगा सदैव। सदा धन एव सदैव। और आपने पढ़ा होगा सदैव प्रसन्न रहिए, सदा ही प्रसन्न रहिए। एव का मतलब क्या होता है? ही। अब मान लीजिए परीक्षा में आ गया तथैव, तो हमें पता है क्या निकलेगा? तथा। और इधर क्या निकलेगा? एव। मान लीजिए परीक्षा में आ गया यथैव, तो क्या बनेगा? यथा धन एव। आई बात समझ में? ओके, तो एव से संबंधित शब्द है इस तरीके से आगे। चलिए कुछ और ले लेते। ये एक शब्द है एक, और आपको पता है एक कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये है एक, और इधर आ गया एक, और ये बनेगा अकेक। क्या बनेगा? अकेक। ये एग्जाम में पूछा हुआ, एक प्लस एक से बनता है अकेक, और इसका मीनिंग है एक एक। जैसे आपको पता हो कक्षा 7 और 8 में जनरली होता है एक गणितीय, मतलब गणित का एक टॉपिक होता है एक एक प्रणाली। किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो आपको मैं उसका उदाहरण बताता हूं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, वो इस तरीके से लिखते थे, चूंकि एक पेन का मूल्य 5 रुपए
इसलिए 10 पेन का मूल्य 5 × 10, ऐसे कभी पढ़े आप लोगों ने? बस ये वही एक एक प्रणाली है, उसको एक एक प्रणाली बोलते हैं। एक अगर 100 वस्तुओं का मूल्य दे रखा है तो एक का ज्ञात करना है, एक का दे रखा है तो 100 का ज्ञात करना है, वो अकेक। तो 1 + 1 से क्या बन गया? अकेक। चलिए आगे देखते हैं। और ये शब्द है एकता। क्या शब्द है? एकता। एकता जब भी लिखते हैं तो एक ऐसा आता है, इस तरीके का लिखेंगे, आप मात्रा लगा करके नहीं लिखेंगे। चलिए उदाहरण ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया छात्रेकता। क्या आ गया? छात्रेकता। देखो मैं आपको एक नया शब्द सिखा रहा हूं, हालांकि दीर्घ संधि का है, मुझे पढ़ा लेना चाहिए था लेकिन दिमाग से स्लिप हो गया। ये एक शब्द है छात्रावास। आप बताएं संधि विच्छेद। शाबाश। छात्र धन आवास। देखिए छात्रावास का मतलब, अगर आप संधि विच्छेद छात्र धन आवास कर रहे हैं, ये तो सही है ही है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसका दूसरा संधि विच्छेद भी मान्य है, छात्रा धन आवास। वो इसलिए मान्य है क्योंकि छात्रावास का मतलब है हॉस्टल से। गर्ल्स अगर रहती है तो गर्ल्स हॉस्टल, बॉय अगर रहते हैं तो बॉयज हॉस्टल। तो छात्रावास में छात्र भी रहते हैं और छात्रा भी रहती है, दोनों के लिए आवास है। अगर पर्टिकुलर बॉय रह रहे तो आप उसको क्या कहोगे? बॉयज हॉस्टल। तो छात्र धन आवास में गर्ल्स रह रही है तो इसलिए इसका सही संधि विच्छेद होना चाहिए छात्र ऑब्लिक छात्रा धन आवास। आगे बात समझ में? ठीक है, दोनों मान्य होंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे इस पर अभी, छात्रेकता। छात्रेकता का मतलब होता है छात्रों की यूनिटी, कि छात्रों ने सोच लिया कल हम नहीं पढ़ेंगे, कल हम फतेह सागर जाएंगे घूमने के लिए। तो अब छात्र की एकता है, तो वो कौन है? तो या तो वो छात्र है या फिर छात्रा, कोई भी हो सकते हैं। उनकी अगर यूनिटी है तो ये दोनों मान्य होंगे, छात्र प्लस एकता भी राइट है और छात्रा धन एकता भी राइट है। तो एकता इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए और आगे ये एक शब्द है ऐक्य। अब आई वाले पर आ रहे हैं हम, ठीक है। ऐक्य, ये मैं आपको प्रत्यय में पढ़ाऊंगा, ये कैसे बना है हालांकि अभी बता देता हूं, एक प्लस य से, ठीक है। ऐक्य, ऐक्य का मीनिंग होता है एक होना। ऐक्य का मीनिंग क्या होता है? एक होना। जैसे देखिए यह है मत और यह है ऐक्य और ये बनेगा मतैक्य। मत का एक हो जाना, हमारा मत एक हो गया तो सरकार बदल दी हमने, है ना। तो मत का एक हो जाना, सभी लड़के बैठे हुए हैं और मत कर रहे, हमारा विचार ये, हम अपने मत का दान करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये है विचार और इधर आ गया ऐक्य, और क्या बनेगा? विचारेक्य, यानी विचार का एक हो जाना। विचार का एक हो जाना, लड़का लड़की दोनों कोचिंग में पढ़ रहे हैं, विचार एक हो गया, शादी कर ली। नहीं होता? मैं तो बात बता रहा हूं, विचार एक हो जाना। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या? क्या धारा? ओके चलो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, इसे अपने ऊपर लागू मत करो, ठीक है ना। ये सब जगह विचारों का एक होना, ठीक है ना, सब जगह होता है। फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस से शादी कर लेते हैं क्योंकि वो एक ही फील्ड में होते हैं, विचार मिल जाते हैं। क्रिकेटर किसी खिलाड़ी से शादी कर लेता है तो क्यों? क्योंकि उनके विचार मिल जाते हैं। इसी प्रकार मास्टर मास्टरनी से शादी कर लेता है। हाँ हाँ सही है, होता है। देखो भाई, मैं तो सरकारी मास्टर और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, घर जाके बोलना मत। और मेरे जो धर्म पत्नी है वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, इंग्लिश मीडियम, है ना। अब कई बार तो मैं बोलता हूँ उसको पल्ले कम पड़ता। एक बार ऐसे ही घर पे मेहमान आ गए, मैंने कहा भाई चाय वाय कुछ बना दो, तो चाय भी ले आई और कॉफी भी ले आई। तो मैंने कहा गेली है क्या?
तो वो समझ में नहीं आए कि गैली क्या होता है। मैंने कहा गैली का मतलब होता है माइंड ब्लोइंग ब्यूटीफुल। हाँ ठीक है ना, तो तुरंत बोले यू आर आल्सो गेला। ठीक है ना, तो होता है, तो ध्यान रखें। खैर, तो हम बात कर रहे थे एक का मतलब एक होना, ठीक है ना। वैसे समझदार है, कोई ऐसी बात नहीं है, होता रहता है सभी है। आप भी आने वाले समय में कभी पारिवारिक जीवन में जाओगे तो सबको समझा, मैं इतने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ समझाता हूँ, लेकिन घर में जाने के बाद हमको समझना पड़ता है। सही है, सही बात यही है। तो एक बार किसी हमारे एक स्टूडेंट की शादी थी, उसने इनविटेशन कार्ड दिया था। तो हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ किसी के प्रोग्राम में, मैं मतलब घर से बाहर निकलने की मुझे इच्छा कम ही रहती, कोचिंग आया, क्लास ली और घर जाता हूँ। वैकेशन में भी मैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया वैसे घूम चुका हूँ, अब मेरे को कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। तो एक बार मैंने कहा भाई क्लास से आऊंगा और तुरंत तो रेडी रहना, तैयार रहना, अब शादी में रिसेप्शन में जाना। गया, जैसे घर पे गया, आदमी के क्या है बेचारा, सिंपल है, बुशर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, रेडी। हाँ हाँ, कुछ नहीं है उनके तो, जूते चप्पल कोई इतना देखना नहीं है। और महिलाओं के क्या है, आईना सच्चा साथी होता है, आईना सच्चा साथी है। और उस आईने को देखते देखते वो 2 घंटे कैसे व्यतीत हो जाते हैं। मेरी 2 घंटे की क्लास इधर खत्म होती है, उधर 2 घंटे उधर आईने के सामने व्यतीत हो जाते। तो मैं गया, मैंने जाते ही मैंने कहा तो 5 मिनट में रेडी हो, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ फटाफट। ठीक है, चलना है, वह 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, फिर मैंने कहा यार इतना क्या है, जाना तो वहाँ प्रोग्राम में जाकर के तो आना, कार में जाना, कार में आना, कौन सी दुनिया देख रही है और वहाँ अंधेरे में लाइट की रोशनी में कौन तुमको देगा, खाने में पड़ेगा सारे। तो नहीं, तैयार होना। मैंने कहा चलो ठीक है, कभी बाहर निकलने का मौका मिलता है, चलो ठीक है। थोड़ी देर हो गई, अब मैं तो भूख से मर रहा हूँ, सब्र सब्र का पहाड़ टूट पड़ा। फिर मैंने कहा देख, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, महाराज दशरथ के 3 रानियां थी। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, फिलहाल 2 और ला सकता हूं मैं, मतलब बात समझ में आई आपको। वो भी मास्टर की पत्नी थी, वो भी तुरंत हाजिर जवाब, बोले कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्रौपदी के भी 5 पति थे। फिर मैंने कहा यार वेंडी, तू तो दिल पे ले लिया, तू तो 10 मिनट और चल। हाँ, ऐश्वर्य क्या शब्द है, ऐश्वर्य। देखिए ये किससे बना है, ईश्वर धन यश, ठीक है ना। ईश्वर में यह लगने से ऐश्वर्य प्रत्यय में पढ़ाऊंगा। ऐश्वर्य का मीनिंग होता है ईश्वर तुल्य, ईश्वर के समान, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे ये एक शब्द पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि महा शब्द जब भी आए क्या लिखना है, तो यहां लिखेंगे महान, महान है जो ऐश्वर्य। क्लियर हो गया, ओके। अगला शब्द देखिए, ये है एच, और ये बनता है इच्छा में एक प्रत्यय लगने से। इच्छा में एक प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, एच, ठीक है। जैसे ये आ गया परीक्षा में स्वैच्छिक, क्या आ गया, स्वैच्छिक। तो इसमें हम लिखेंगे स्वधन एच, जो अपनी इच्छा से होता हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वैच्छिक। ये एक शब्द है स्वैच्छिक, और ये है वैकल्पिक। दोनों में अंतर समझ लेना। स्वैच्छिक का मतलब जहां हमारी इच्छा होती, लेकिन जहां हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, उसके लिए शब्द आता है अनिवार्य। क्या आता है, अनिवार्य। और आपको पता है, आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ी है, अनिवार्य हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वैकल्पिक का मतलब आपके सामने विकल्प है, लेकिन जिसका कोई विकल्प ही नहीं है वो अनिवार्य है। अगर कोई लड़का गणित में कमजोर है, कक्षा 10 में बड़ी मुश्किल से
जैसे तैसे एन के इन प्रकार वो पास हो गया। अब उसको 11वीं कक्षा में पढ़ना है और उसको कहें कि तू साइंस मैथ ले ले, वो हाथ जोड़ देगा, भाई साहब मैं तो बड़ी मुश्किल से गणित पास होकर के आया हूं, अब मुझे गणित नहीं पढ़नी। उसके सामने विकल्प है गणित नहीं लेना। कोई लड़का साइंस में कमजोर है और वो कहें कि तू साइंस ले ले, उसके सामने विकल्प है, वो आर्ट्स या कॉमर्स ले सकता है। लेकिन कोई लड़का अगर हिंदी में कमजोर है और बड़ी मुश्किल से पास हो गया और 11वीं में आ गया और उसको कहा कि तो ये हिंदी सब्जेक्ट छोड़ना चाह रहा है, परंतु तू छोड़ नहीं सकता, इसका कोई विकल्प नहीं। जिसका कोई निवारण न हो सके वो क्या कहलाता है? अनिवार्य। इसलिए कक्षा 10 के बाद जब हिंदी हम पढ़ते हैं तो उसके आगे टैग लग जाता है अनिवार्य हिंदी या हिंदी अनिवार्य। लेकिन कक्षा 10 में जब हम हिंदी पढ़ते हैं उसके आगे कभी या पीछे ऐसा डायलॉग नहीं मिलेगा, वहां सब्जेक्ट मिलती है। क्या मिलती है? हिंदी, सिर्फ हिंदी मिलती है। कक्षा 10 तक हिंदी होती है। 11th और 12th में जाने के बाद क्योंकि इसका निवारण नहीं हो रहा कि आप छोड़ना चाहो, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आर्ट्स लोगे तब भी हिंदी पढ़नी है, कॉमर्स लोगे तब भी हिंदी पढ़नी है, साइंस लोगे तब भी हिंदी पढ़नी है। लेकिन कोई ये कहे सर मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी है, कोई बात नहीं, आर्ट्स ले ले, तो उसका विकल्प है। इसलिए उन सब्जेक्ट को वैकल्पिक विषय कहा जाता है, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह आप जो भी पढ़ के आए हो तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए, आपने अपनी इच्छा से लिए, वो स्वैच्छिक कहलाती है। वो क्या कहलाती है? स्वैच्छिक। तो स्वाधन ऐच्छिक से क्या बन गया? स्वैच्छिक। क्लियर है? ये तो आपका पार्ट हो गया ए और आई का। अब हम बात करते हैं ओ वाले पार्ट पर, यानी सेकंड पार्ट पर आ रहा हूं। जैसे एक शब्द है मंत्र और ये है औषधि। देखिए औषधि में मात्रा 2 और इधर धी छोटी, और ये बनेगा मंत्रौषधि। क्या है? मंत्र। क्या अर्थ है इसका? मंत्र से प्राप्त होने वाली औषधि क्या कहलाती है? मंत्रौषधि। इसी प्रकार से एक और शब्द ले लेते हैं, ये परमौदार्य। मान लीजिए परीक्षा में ये आ गया तो इसमें मूल जो ध्वनि है परम, और इधर आ जाएगा औदार्य। और ये आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रत्यय में। इसमें मूल जो शब्द है वो है उदार और प्रत्यय लगेगा य। उदार में यह प्रत्यय लगने से बनता औदार्य, यानी उदार होने का भाव। जिसकी उदारता परम सीमा पर हो उसे परमोदारी कहा जाता है। परम धन औदारी से क्या बनेगा? परमोदार। अगला शब्द बहुत काम का, इसे समझ लेना, यह है जल और यह आ रहा है ओग, और ये बनेगा जलौग। क्या बनेगा? जलौग। अब जलौग का मीनिंग क्या है? आपको थोड़े दिन पहले मैंने एक शब्द पढ़ाया था अंजलि। हाथों की ये मुद्रा क्या कहलाती है? अंजलि। इस मुद्रा को इस रूप में ले लो, ये ओग कहलाता है। जैसे जल किसी को अर्पण करते हैं तो जल का अर्घ देना जलोग कहलाएगा, तो जल का ओग करना क्या कहलाता है? जलोग। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला, देखिए यह है प्र और ये औद्योगिकी, और ये बनेगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, प्रधन उद्योगिकी से क्या बनेगा? प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मान लीजिए परीक्षा में आ गया वनौषधि, तो आपको पता होना चाहिए इसमें मूल ध्वनि क्या है? वन, और इधर आ जाएगा औषधि। औषधि, वनौषधि। मान लीजिए परीक्षा में यह आ गया जैसे महौषध, तो क्या करना है? महाधन औषध। औषध धी नहीं लिखना, औषध यानी दवा, औषध यानी दवा, औषधि का मतलब भी दवा। शब्द को देख करके संधि विच्छेद करना है। ठीक है। हो सकता है पेपर सेटर महौषध का संधि विच्छेद पूछे और हमारा माइंड सेट है औषधि को लेकर के, और पहला ऑप्शन महाधन, यहाँ क्या मिलेगा? औषधि। हम उसको राइट करके आ जाएंगे, नहीं, शब्द को पढ़ना है। शब्द ये महाऔषध है, महौषध है, और ये मंत्रोषधि है। ठीक है ना? औषधि अलग है, औषध अलग है, शब्द तो है तो अर्थ वही है, लेकिन अगर महौषधि होता तो महाधन औषधि हम संधि विच्छेद करते। महाधन औषध, महान है जो औषध, महान है जो दवा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखते तो गुण संधि के पर है गुण संधि के नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखते वृद्धि संधि के पर वो वृद्धि संधि के नहीं है। ठीक है। उन शब्दों पर बात कर लेता हूं
क्योंकि नियमानुसार वो शब्द, जैसे एक शब्द है प्रौढ़, एक शब्द है स्वेरिणी, ठीक है, एक है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, ठीक है, एक है कंठोष्ठ, एक अधरोष्ठ और एक दंतोष्ठ और एक शुकोदन। देखो ये सब अपवाद के दायरे में, अपवाद जो नियमों में नहीं, हालांकि अब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं अपवाद वाले, लेकिन हमें समझना जरूरी है। ये मात्रा 2 दिख रही है, ये वृद्धि संधि का लग रहा है, ये भी वृद्धि संधि का लग रहा है, ये भी वृद्धि संधि का लग रहा है, पर ये वृद्धि संधि का नहीं। ये ओ किस में आता था? गुण संधि में। ये गुण संधि के दिख रहे हैं पर गुण संधि के नहीं है। चलिए पहले यहां से शुरुआत करें। कंठोष्ठ का संधि विच्छेद कंठ धन ओष्ठ। अभी पढ़ाया मैंने आपको कि अ के बाद ओ क्या होना चाहिए था? औ होना चाहिए था, इसका उच्चारण होना चाहिए था कंठोष्ठ, पर हम बोलते नहीं, इसलिए लिखा यही जाता है। तो आपको ये पूछे कि कंठोष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको यही लिखना है कंठ धन ओष्ठ, और ये अपवाद के दायरे में। इसी प्रकार अधरोष्ठ का हो जाएगा अधर प्लस ओष्ठ। ओष्ठ वाले जितने भी आएंगे वो सभी अपवाद वाले ही है। और दंतोष्ठ, कुछ कुछ किताबों में 2-2 मात्रा भी मिलेंगी, ठीक है, विकल्प करके। तो दंत धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ, बिंबोष्ठ, इस तरीके से ये सारे के सारे शब्द बने किससे? ये वृद्धि संधि से बन रहे, पर मात्रा में वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई, इसलिए ये अपवाद। इसी तरीके से देखिए शुकोदन, ये शब्द सीखना चाहिए, हालांकि संधि में तो कम और यहाँ दूसरे अर्थ में ज्यादा पूछा जाएगा। शुकोदन, शुक कहते हैं तोता, ठीक है, और ओदन का मीनिंग होता है भोजन, यानी तोता जो भोजन करता है, अर्थात तोता क्या खाता है? अनार, दाड़िम, ठीक है ना, पोमोग्रेनेट जिसको कहा जाता है। हालांकि ककड़ी मिर्ची सब खाता हो, लेकिन शुकोदन तोते का प्रिय भोजन है अनार। तो अनार का पर्यायवाची कौन है? ये शुकोदन, उसको कहा जाता है तोते का भोजन। हालांकि सब तोते के भोजन में मिर्ची भी है, ककड़ी भी है, और भी वो कुछ खाता होगा, लेकिन शुकदन ओदन। अब नियमानुसार देखिए अ के बाद ओ क्या होना चाहिए था? औ और शुकोदन, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शुकोदन नहीं बोला, सुकोदन बोला। क्यों? क्योंकि शुकोदन बोलने में थोड़ी उनको अटपटा फील हो रहा होगा, तो इसलिए वो शब्द मान लिए, और हमने अपने पूर्वजों की बात को यथावत रखा, उसको वैसा ही रखा है। लेकिन संधि विच्छेद जब भी करे तो सुख धन क्या करोगे आप? ओदन से। अब ये तीनों जो शब्द है, ठीक है, ये जानने जरूरी है। इनमें क्या बात है थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रौढ़। देखिए प्रौढ़ शब्द बना है प्रधन ऊढ़ से, प्रधन ऊढ़ से। बिंदी नहीं लगानी, अगर आप बिंदी लगाओगे तो ये हिंदी का शब्द होता है, अड़ की ध्वनि आ जाती है प्रौढ़, फिर तो संधि नहीं होगी। आरपीएससी में इसको हमने एक बार एग्जाम में दे दिया, तो फिर हमने डिलीट करवाया। इसका सवाल नहीं कर सकते आप इसका सवाल कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे हिंदी का शब्द हो गया, और संधि जो पढ़ते हैं हम किसकी पढ़ते हैं? संस्कृत के शब्दों की पढ़ते हैं, तो बिंदी नहीं लगानी है, ठीक है, पहली बात। तो अब यहां देखिए अ के बाद उ, कायदे से क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए था, और ये बनना चाहिए था प्रौढ़, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन प्रौढ़ बना दिया। क्यों? एक आपने देखा होगा कि मनुष्य कई बार किसी शब्द को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना लेता है, ठीक है ना। तो प्रौढ़ शब्द जो बना है, वो प्रौढ़ किस तरीके से? देखिए व्यक्ति जन्म लेता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था में जाता है। प्रौढ़ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, अधेड़ उम्र का हो जाता है व्यक्ति, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपने ही मस्ती में और अपने ही विचारों की धुन में रहने वाला होता है। तो न तो बुजुर्गों की सुनता है, न अपने से छोटों की सुनता है। फिर धीरे धीरे और मेच्योरिटी आने लगती है, तो फिर उसे समझ आती है। वो एक अवस्था है प्रौढ़, उसके लिए शब्द है, तो वो अपने आप में खुद को ही मानने वाला। तो उन्होंने कहा हम तो प्रौढ़ है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से मात्रा कितनी बना दी? ऊपर 2, परंतु खोनी नहीं चाहिए थी, परंतु लिखना तो अपन को प्रौढ़ ही लिखना चाहिए था, पर उन्होंने लिख दिया, तो हमने भी उसको मान लिया। हालांकि अगर परीक्षा में पूछे तो प्रधन उड़ ही लिखना है, और संधि विच्छेद अपवाद के दायरे में आएगा, ठीक है। अगला देखिए स्वेरणी, यह है स्व
और इधर आता है ईरिणी। ईरिणी यानी बहने वाली, फ्लो होने वाली। अ के बाद ई कायदे से होना चाहिए था एक मात्रा वाला, नरदनीश, नरेश, तो ये भी अपवाद के दायरे में। ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे याद आता अच्छी तरीके से, कृषि पर्यवेक्षक में एक शब्द आया था 2014 या 17 की कोई वैकेंसी थी, और उसमें ये शब्द आया था चतुरंगिणी। चतुरंगिणी एक शब्द आया, मुझे याद है अच्छी तरीके से। वो प्रश्न था कि ऐसी सेना जिसके अंदर रथ, हाथी, पैदल और घोड़े के सैनिक हो, उस सेना को चतुरंगिणी सेना कहते हैं। सेना के 4 अंग होते हैं, रथ वाले सैनिक, हाथी वाले सैनिक, पैदल चलने वाले सैनिक और घोड़े पे चलने वाले सैनिक। जो जिस सेना में ये चारों हो उसे चतुरंगिणी सेना कहते हैं। और ऐसी कई चतुरंगिणी सेनाओं का समावेश अक्षौहिणी सेना में, और ये सेना सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास थी। किसके पास थी? ये महाभारत से जुड़ा हुआ प्रसंग है, तो कुछ इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं कि ये शब्द आया और किधर से, किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अक्षौहिणी का मतलब कई चतुरंगिणी सेनाओं का परिमाप है। युद्ध का दिन निश्चित हो चुका था। शकुनी ने एक चाल चली और दुर्योधन को कहा, देख कृष्ण भगवान से आशीर्वाद स्वरूप उनकी अक्षौहिणी सेना मांग लेना। एक हम कहीं पे भी जाते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो कृष्ण के पास जाना और आशीर्वाद लेना, और आशीर्वाद में भगवान कृष्ण के पास जो अक्षौहिणी सेना है वो मांग लेना, तो ये तो युद्ध जीत जाएगा। दुर्योधन वहां जाता है। जब भगवान कृष्ण के कक्ष में जाता है तो भगवान कृष्ण सो रहे होते, निद्रा में होते, वो खड़ा रहता है। वहीं थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आता है। अर्जुन भी देखते हैं भाई किसी को नींद से जगाना अच्छी बात नहीं है, तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पैर की तरफ खड़ा हो जाता है, और दुर्योधन वो भगवान कृष्ण के जहां मस्तक होता है वहीं खड़ा होता है। जैसे नींद जगेगी पहले मैं ही मांग लूंगा। उसको डाउट था कि अर्जुन मांग लेगा तो फिर मेरा आना निष्फल हो जाएगा। भगवान कृष्ण की स्वाभाविक नींद, निद्रा जब जगती है तो पहली नजर सबसे पहले कृष्ण पर, अर्जुन पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? अर्जुन पर पड़ती है। फिर उसके बाद किस पर पड़ती है? दुर्योधन पर। आशीर्वाद मांगने के लिए आए भगवान थे, वो तो समझ गए थे, तो बोलिए क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा सबसे पहले मैं आया, इसलिए मुझे मिलना चाहिए आशीर्वाद। तो बेशक पहले तुम आए होंगे, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले अर्जुन पे पड़ी है, इसलिए मांगने का अधिकारी अर्जुन है। और दूसरी बात, अर्जुन तुमसे छोटा है उम्र में, इसलिए मांगने का अधिकारी वही है। अब मरण हो गया किसका? दुर्योधन का, कि कहीं ये सेना मांग लेगा तो मेरा आना बेकार है। अर्जुन को कहा क्या चाहिए? तो अर्जुन ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन मनी मन खुश हुआ, वेंडो है ना। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या कहा? मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप मेरे साथ रहो। ठीक है। फिर दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? आप इनके साथ अगर जा ही रहे हो तो मुझे आपकी सेना दे दो, अक्षौहिणी सेना आपके पास। तो कृष्ण भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी सेना ले जाओ। अक्षौहिणी सेना किसी भगवान के पास सेना नहीं थी, वो भगवान कृष्ण के पास सेना थी, दुर्योधन को दे दी गई। दुर्योधन बहुत चालाक था, शकुनी ने पूरा पाठ पढ़ा रखा था। जाते जाते एक और वरदान मांग के आ गया, और क्या? कि आप युद्ध नहीं करोगे, आप शस्त्र नहीं चलाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। ठीक है। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे मतलब सारथी बनेंगे, अब जब युद्ध नहीं चलाएंगे तो। ठीक है, सारथी बन करके। अब आप सोचिए, एक तरफ भगवान कृष्ण है जिनके पास सेना जो थी वो कौन ले गया? दुर्योधन। और वचन क्या दे दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी पांडव युद्ध जीत जाते। सवाल ये, वो कैसे जीतते हैं, किस तरीके से जीतते हैं? ठीक है ना। उनके साथ कौन था? भगवान कृष्ण थे। एक तरफ मेरे नोट्स है और एक तरफ मैं स्वयं हूं, आप किसे मांगोगे? अरे टिपाने की बात कहां से आ गई?
बात यह है, अरे जो अक्षौहिणी सेना का निर्माण करना जानता है, आपसे उससे अक्षौहिणी सेना ले ली, वो अक्षौहिणी सेना तो वापस बना सकते हैं। अक्षौहिणी सेना भगवान कृष्ण के पास थी, तो यहां मूल जो ध्वनि है वो है अक्ष, और इधर आ रहा है ओहिनी। क्या है? ओहिनी। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया ईरी र श का नियम, इसके अंदर श षटकोण वाला होता है, क्ष बनता है, तो वो न अण में बदलेगा। ओहिनी का अर्थ है समूह। ओहिनी का मतलब क्या है? समूह। जो कई सैनिकों का समूह है उसे क्या कहा जाता है? अक्षौहिणी। अब कोई व्यक्ति अकेला युद्ध करने जाता है तो आप कभी युद्ध नहीं कहोगे, सेना आ गई, ऐसा थोड़ी कहोगे। तो जब सेना आती है तो उसके साथ खूब सारे सैनिक होते हैं, तो हम भावातिरेक में आकर और इतनी सेना आ गई है पृथ्वीराज चौहान की, खूब सारे सैनिक है, तो सेना के लिए शब्द काम में आया। अब नियम देखिए, अ के बाद उ, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? ओ, परंतु सेना में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, तो वृद्धि लाने के लिए ऑटोमेटिक जबान पर हमने उसको क्या ले लिया? अक्षौहिणी। ये कौन? सारे के सारे क्या है? अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये शब्द नवोडा, ये अपवाद नहीं है, ये गुण संधि का पूरा उदाहरण है, क्योंकि ये है नव और ये है उढ़ा, और उढ़ा कहते हैं विवाहिता को, जिसकी हाल फिलहाल शादी हुई हो, हाथों की मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा हो, उसको कहते हैं नवोडा। नव विवाहित दुल्हन के लिए क्या शब्द आता है? नवोडा। ये गुण संधि का, ये ध्यान है। चलिए, अब आप सभी उदाहरणों को लिख लीजिए। हाँ, कल लिख लेना, कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो। ओके, चलिए, हाँ सेव कर लेंगे।